डियर स्टूडेंट्स, पहला चैप्टर ख़त्म हो चुका था। अब चैप्टर नंबर 2 आज शुरू होने जा रहा है, जिसका नाम है डेफिनिशन कंटिन्यूड, परिभाषाएं लगातार। जिसमें पहली परिभाषा है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन है द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns of a given matrix is called transpose of a मैट्रिक्स। कहने का मतलब कोई दी हुई मैट्रिक्स है, कोई गिवन मैट्रिक्स है जिसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया जाए तो जो ऑब्टेन्ड मीन्स जो मैट्रिक्स प्राप्त होती है उसे हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कहते हैं। द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए। द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई, ए कोई गिवन मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को हम किससे डिनोट करेंगे? इज डिनोटेड बाई ट्रांसपोज को या तो ए डैश कहिए, ए डैश, और ए पे पावर टी मीन्स ट्रांसपोज, और ए पे पावर कैपिटल टी भी लिख देते हैं। डैश मीन्स ट्रांसपोज, ए कोई गिवन मैट्रिक्स है, डैश मीन्स ट्रांसपोज ऑफ ए, और ए टी लिखा हुआ है पावर के रूप में, ट्रांसपोज ऑफ ए, कैपिटल टी लिख दें तो भी ट्रांसपोज ऑफ ए कहलाता है। होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल ए हमारी कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 2 1 2। अगर हम कहें कि ये ए गिवन मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज ए डैश क्या होगा? ए हमारा ये दिया हुआ है तो देयरफॉर ए डैश इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा था कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दिया जाए तो हम उसको ट्रांसपोज कहते हैं। तो हमारा क्या बना? ये जो हमारी रो है इसे कॉलम बना दीजिए 1 2 3, और ये सेकंड रो है इसे कॉलम बना दीजिए 2 1 2। तो एक निष्कर्ष, ये हमारा जो रो थी उनको कॉलम कर दिया तो वो ट्रांसपोज कहलाता है। ये हमारी मैट्रिक्स 2/3 की थी जिसमें 2 रो थी और कॉलम 3 थे। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी 2/3 की थी
वो ट्रांसपोज करने पर इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो वो 3/2 की हो गई। अब इसमें रो तो हमारी 3 हो गई और कॉलम 2 हो गए, तो जो 2/3 की है, तो इसका मतलब ट्रांसपोज का जो असर है मैट्रिक्स के ऑर्डर पे भी पड़ता है, क्योंकि जो रो थी वो कॉलम हो गए और कॉलम था वो रो हो गया, तो इसका मतलब रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं ट्रांसपोज करने पर। तो हमारा ट्रांसपोज करने पर जब रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये हमारे रो थे, ये कॉलम था, और ये जो कॉलम था वो रो हो गया यहाँ पर, और जो रो था वो कॉलम हो गया। ये हमारी परिभाषा हो गई ट्रांसपोज की। इसी में कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, लिखिए नोट, और नोट में पहला पॉइंट है, अगर हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो गिवन मैट्रिक्स ए निकल के आ जाती है। किसी मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज का अगर 2 टाइम्स ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ए, और 3 टाइम ट्रांसपोज कर दिया जाए तो ए डैश, और 4 टाइम्स कर दिया जाए तो ए, तो कहने का मतलब ये निकला कि ए पर हमारा ऑड टाइम्स ए पर जो है ऑड टाइम्स हमारा डैश लगा हुआ है, ऑड टाइम्स, तो हमारा क्या है ए डैश, हाँ ए डैश का डैश 2 बार कर दिया जाए, 4 बार कर दिया जाए, 6 बार कर दिया जाए, मतलब इवन टाइम्स डैश लगा दिया जाए इस पर, तो ए आ जाती है, और अगर ऑड टाइम्स कर दिया जाए तो ये ए डैश आ जाएगा। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि ए का होल डैश, के हमारा कोई स्केलर है, ए कोई मैट्रिक्स है, तो के ए हो गया स्केलर मल्टीपल ऑफ ए, तो उसका के ए का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो इसमें के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम इसमें से जैसे कोई चीज़ कॉमन लेंगे और फिर इसमें से कॉमन लें तो कॉमन वाली चीज़ सेम रहती है, स्केलर क्वांटिटी का हमारा इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो के ए पर जो होल डैश है, फिर भी हमारा ऐसा नहीं कहेंगे कि के डैश ए डैश हो गया, ए पर मैट्रिक्स पे तो ट्रांसपोज का फर्क पड़ता है, ट्रांसपोज का फर्क मैट्रिक्स पर पड़ता है, न कि स्केलर क्वांटिटी पर। तो के ए का होल डैश है तो के पर डैश का कोई असर नहीं पड़ेगा, तो के ही रहेगा और ए का डैश हो जाएगा। तीसरी बात ये है, मैंने आपसे कहा मैंने बताया कि 2 टाइम्स डैश लगा दे तो ए हो जाता है। अब देखना, हम एक ही बार इस पे डैश लगाएंगे और ये ए हो जाएगा। ये कब संभव है? इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज 1/1। अगर कोई मैट्रिक्स, इसको समझ लीजिए यहीं पर, ए हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट ओनली 5 है, इसको बोलेंगे 1/1 की मैट्रिक्स। अब इसका डैश करना तो ट्रांसपोज, अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो द ट्रांसपोज ऑफ ए डिनोटेड बाई ए डैश, तो ए का अगर हम ए डैश निकालें तो इसकी रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल दिया जाए तो भी हमारा 5 ही रहेगा, और 5 रहेगा तो ये वाला 1 यहाँ है, 1/1 ही बोला जाएगा। तो जो हमारा सिंगल ऑर्डर होता है तो उसका ट्रांसपोज उसी ए के बराबर हो जाता है, और अगर हमारा सिंगल ऑर्डर से अधिक ऑर्डर है तो उसका ए डैश का 2 बार डैश करेंगे तब ए आता है। और अगर सिंगल ऑर्डर है तो ये खास प्रॉपर्टी हो गई कि अगर कोई हमारी मैट्रिक्स 1/1 की है तो उसका जो ए डैश है वो ए के ही बराबर हो जाएगा। देखिए ये एक बार डैश लगा है, ए डैश मीन्स एक बार ट्रांसपोज किया है और ए के बराबर हो गया, जबकि यहाँ पर ट्रांसपोज 2 बार हो रहा है तब ए के हुआ था। यहाँ एक ही बार ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर इसलिए हो गया है, ये तभी संभव है जब इफ द ऑर्डर ऑफ ए इज 1/1 के लिए होता है। चौथा पॉइंट,
एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। अगर वो कह दे ए डैश का डैश कितना हुआ तो आपको टिक करना है ए पर, और अगर वो कहें इफ ए मैट्रिक्स ए इज ऑफ ऑर्डर वन बाई और वन ऑर्डर की है देन द ट्रांसपोज ऑफ ए इज, तो आप ए कह देंगे। वैसे दो बार ट्रांसपोज करने पर हमारा ए निकल के आती है मैट्रिक्स, और अगर हमारा ऑर्डर वन बाई वन है तो एक ही बार ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर हो जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? फोर्थ पॉइंट है ए प्लस बी का होल डैश, ये बराबर हो जाता है ए डैश प्लस बी डैश के। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि ए बी का होल डैश करें तो इसमें रिवर्सल लॉ लग जाता है, तो इसको हम पहले कहेंगे बी डैश और बाद में लिखेंगे ए डैश। इसको ध्यान रखना होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो बार डैश लगा दें तो ए हो गया, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि स्केलर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो के ही बना रहेगा, और इस ए पर जो डैश लगा है वो ए डैश कहलाएगा, ए डैश कहलाएगा। और अगर कोई मैट्रिक्स वन बाई वन की मैट्रिक्स है ए, तो उसमें वैसे देखो दो बार ट्रांसपोज करने पर ए होता है, और वन बाई वन की है तो एक ही बार ट्रांसपोज करने पर ए हो जाएगा, जैसे हमने एग्जांपल दिया इसका। अब ए प्लस बी का जो होल डैश है वो बराबर ए डैश प्लस बी डैश के बराबर हो जाता है। अब इसको वेरीफाई करना चाहें आप तो आप कोई दो ए और बी मैट्रिक्स ले लीजिए, उन दोनों को जोड़ लीजिए पहले, उसके बाद ट्रांसपोज करें, और एक उनका खुद का अलग अलग पहले ट्रांसपोज कर लीजिए, उसके बाद जोड़ दें, ऐड कर दें, तो ये मान बराबर आ जाता है। और ए बी का जो होल डैश है इस पर विशेष ध्यान रखें, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि अक्सर बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने कहा ए प्लस बी का डैश है तो ए का डैश प्लस बी का डैश लिखा था, तो इसमें ए इंटू बी का होल डैश है, तो आप इस पर टिक कर आएंगे जाके वहाँ कि ए डैश और बी डैश। जबकि मल्टीपल के केस में किसी मल्टीपल मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है उसमें मल्टीपल के बराबर तो होगा, मल्टीपल तो लगेगा बीच में, लेकिन रिवर्स हो जाता है, रिवर्सल लॉ जो कहते हैं। ऐसे ही आपने इंटर में पढ़ा होगा कि ए बी का होल इनवर्स तो बराबर होता था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो जो इनवर्स के केस में रिवर्सल लॉ हो गया, ये आपका ट्रांसपोज के केस में रिवर्सल लॉ हो गया। तो इसमें गलती नहीं करें, जब हमारा मल्टीपल का केस हो तो होल डैश की वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगी, तो रिवर्स का मतलब होता है जो बाद में लिखा है उसे पहले लिखें और जो पहले लिखा है उसे बाद में लिखें, तो बी डैश ए डैश वैल्यू हो गई इसकी। अब अगली हेडिंग है हमारी सिमेट्रिक, अगली हेडिंग है हमारी, अगली डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका ट्रांसपोज हो गया। ट्रांसपोज में हमने 5 पॉइंट लिख दिए। क्या? एक पहला पॉइंट था ट्रांसपोज का ए डैश का दोबारा डैश करें तो ए हुआ। दूसरा था के ए का होल डैश इज इक्वल टू के इंटू ए डैश। और तीसरा पॉइंट था कि ए डैश बराबर ए के ही हो गया, एक ही बार ट्रांसपोज करने पर ए के बराबर हो गया। ये तभी संभव है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 बाई 1 हो। चौथी बात, ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू हो गया ए डैश प्लस बी डैश। और पांचवी पॉइंट जो हमने पांचवा पॉइंट लिखाया वो क्या था, ए इंटू बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश मीन्स रिवर्सल लॉ। अगला डेफिनेशन नंबर 2, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स होता है सामान्यत मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, लिखिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर
matrix is said to be a square matrix is said to be symmetric matrix said to be symmetric matrix if A dash is equal to A। कहने का मतलब अभी क्या था कि जब मैंने कहा था सिंगल ऑर्डर का मतलब हुआ कोई मैट्रिक्स बनवाई बन की है तब होता था A डैश बराबर A, और सिंगल ऑर्डर नहीं है तो दो बार डैश लगाने पर A के बराबर होता था। लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन इसमें शर्त एक है कि मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, अन्यथा सिमेट्रिक नहीं कह पाएंगे। क्यों? हमारी 2/3 की है और ट्रांसपोज करेंगे तो 3/2 की हो जाएगी, कैसे कह लेंगे सिमेट्रिक? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहने के लिए पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, और दूसरी बात है वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक कहलाएगी यदि A डैश की वैल्यू या कहिए A का ट्रांसपोज गिवन मैट्रिक्स A के बराबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपने इंटर में पढ़ा होगा कि कोई मैट्रिक्स है A B C इसका डायगोनल है मैट्रिक्स का, और H G F जो कोऑर्डिनेट में देखा होगा कि इसको ये डिटर्मिनेंट होता था, यहाँ मैट्रिक्स लिखा हुआ डिटर्मिनेंट होता था तो इसकी वैल्यू जो निकल के आती थी डिटर्मिनेंट बराबर 0 तो कहते थे ABC + 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ जाए। एक जगह और देखा होगा जब पैराबोला हाइपरबोला एलिप्स पढ़ाते थे ट्रेसिंग तब भी यही वैल्यू होती थी, लेकिन वहाँ डिटर्मिनेंट होता था, यहाँ मैट्रिक्स है। चलो देखते हैं क्या ये दी हुई मैट्रिक्स हमारी क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये एग्जाम्पल में हम ये देख रहे हैं क्या ये मैट्रिक्स A दी हुई है, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है इफ A डैश मीन्स A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A के बराबर हो जाए। चलो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। तो इसका जो ट्रांसपोज है A डैश, इसका जो ट्रांसपोज है A डैश, तो A डैश में हम क्या करते हैं कि जो हमारी यहाँ पर रो लिखी है ये रो, इसे हम कॉलम बनाएंगे AHG, और ये वाली जो रो लिखी है इसे खड़ा कर दीजिए HBF खड़ा कर दिया। ये हमारी रो थी, इसको मैंने कॉलम बना दिया। ये जो वाली रो है GFC, इसको कॉलम बना दीजिए GFC। अब देखिए क्या दोनों सेम हैं, AHG HBF GFC। तो देखिए क्या किया मैंने कि ये जो हमारी रो लिखी थी मैंने ये कॉलम बना दिया, ये जो रो लिखी थी इसे मैंने कॉलम बना दिया, ये जो रो लिखी थी इसे मैंने कॉलम बना दिया। तो A के द्वारा जो हमारा A डैश मीन्स ट्रांसपोज निकल के आया, और ट्रांसपोज की वैल्यू फिर लौट के वही A आ गई। तो दैट इज यहाँ पर जो A डैश है वो A के ही बराबर आ गया है। तो इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारी गिवन मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्योंकि इसका ट्रांसपोज कर दिया जाए तो भी लौट के गिवन मैट्रिक्स से ही आ जाती है। तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एक ध्यान रखना है कि हम कहें कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है तो आपका जवाब होना चाहिए कि A डैश बराबर A। अगला पॉइंट लिखिए, स्क्यू सिमेट्रिक। तीसरी, इस चैप्टर का नाम था डेफिनिशन कंटिन्यूड, परिभाषाएं लगातार। तो ये परिभाषाएं बनती चली जा रही हैं।
पहली परिभाषा थी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरी परिभाषा है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और तीसरी परिभाषा लिखने जा रहे हैं वो है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नंबर 3। सभी खत्म करो, ये पूरा चैप्टर परिभाषाओं के ऊपर है। थर्ड पॉइंट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें लिखिए ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, is said to be skew symmetric matrix, skew symmetric matrix if is said to be skew symmetric matrix if A dash means A का ट्रांसपोज करें तो माइनस ए आ जाए, ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए। सिमेट्रिक में क्या था कि ए डैश निकालते थे तो उसी ए मैट्रिक्स के बराबर आता था, लेकिन यहाँ नेगेटिव कॉमन लेने के बाद ए आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इसका हम एग्जाम्पल देते हैं। ट्रांसपोज हो गया, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो गई। इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिखता हूँ मैं 0 2 3, कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 0 2 3 0 2 3 और -2 0 6 -2 0 6 और -3 6 0 -3 6 0, ये कोई मैट्रिक्स है हमारी। देखते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगी, ये जो आपकी ए मैट्रिक्स लिखी है आप इसका ए डैश निकालना शुरू कर दो और जो ए डैश का मान निकल के आए वो -a के बराबर आ जाना चाहिए। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करते हैं, तो ए डैश निकालिए। तो ए डैश क्या हुआ हमारा, ए डैश मीन्स ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम, कॉलम को रो बना देना। तो इस रो को कॉलम बनाइए तो हो गया 0 2 3, इस रो को कॉलम बनाए तो -2 0 6 और इस रो को कॉलम बनाए तो -3 6 0। देखिए क्या ये मैट्रिक्स इसके बराबर है, नहीं है, क्योंकि यहाँ 0 2 3 है, यहाँ 0 -2 3 है, तो माइनस कॉमन ले लीजिए। तो ए डैश इज इक्वल टू माइनस ले लिया कॉमन, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 0 तो 0 रहेगा, ये नेगेटिव है तो 2 और 3 पॉजिटिव हो गए, और 2 पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो गया, और 0 और -6 + 6 हो गया, और ये हो गया -3 6 0, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। तो माइनस कॉमन लेने पर हमारा क्या निकला कि ये जो मैट्रिक्स है वो हमारी ए के बराबर बन जाती है। तो हियर क्या मिला आपको कि जो आपने ए डैश मीन्स ए का ट्रांसपोज निकाला वो ए के बराबर नहीं है, लेकिन जब माइनस कॉमन ले लेते हैं तब वो ए के बराबर है। तो ये हमारी डेफिनेशन को कंटेन कर रहा है, क्योंकि ए डैश का मान बराबर -a के आ जाए, ए डैश की वैल्यू अगर -a के आ जाए, देन द गिवन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 4, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। फोर्थ पॉइंट है कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। A matrix of complex element, a matrix of complex elements is called conjugate matrix. If I replace by माइनस आई। कहने का मतलब हमारी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट कॉम्प्लेक्स एलिमेंट हैं, उन कॉम्प्लेक्स एलिमेंटों में आई को हम रिप्लेस कर दें बाई माइनस आई, उसके बाद जो हमारी मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो इज कॉल्ड कंजुगेट मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल, कुछ नहीं करना, ए कोई मैट्रिक्स है, वो हमारी कॉम्प्लेक्स एलिमेंट उसमें ज़रूर होने चाहिए, कुछ न कुछ कॉम्प्लेक्स एलिमेंट ज़रूर हों, और अगर हमारी रियल एलिमेंट मैट्रिक्स है तो उसका कंजुगेट उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा, कंजुगेट का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंजुगेट का असर पड़ता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पर या इमेजिनरी नंबर पर। जैसे ये कोई मैट्रिक्स है 5 और -3 + 2i, और ये आपका है 2i, और ये है 3 + 5i। ये हमारी कोई ए मैट्रिक्स है तो इसकी कंजुगेट मैट्रिक्स लिखें, और कंजुगेट को हम ए बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं कंजुगेट को? या तो लिख लो ए बार, ए डैश लिख देंगे तो ट्रांसपोज कहते हैं हम, और इस पे ए पे बार लगा दें तो हम इसे कंजुगेट कहते हैं, या फिर हम इसको लिखते हैं और अथवा ए पे पावर सी, सी मीन्स कंजुगेट, सी मीन्स कंजुगेट। कंजुगेट को ए कोई मैट्रिक्स है तो उसके कंजुगेट को या तो ए बार लिखेंगे या फिर ए पे पावर सी लिखेंगे। ये पावर के रूप में जो इंडेक्स के रूप में सी लिखी है उस सी का अर्थ है कॉन्जुगेट। अब इसका आप ए बार ही लिखिए, ए हमारी कोई मैट्रिक्स ये है तो इसका ए बार निकालें तो ध्यान दीजिए 5 रियल एलिमेंट है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। -3 रियल एलिमेंट है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको क्या लिखा था कि आई रिप्लेस बाई -i, और अगर -i है तो +i, तो हमें केवल i का चिन्ह बदल देना है और इसमें हमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना, ज्यों का त्यों उतार देंगे। जहाँ i लिखा होगा उसका साइन चेंज कर देंगे। देखो -3 लिखा है तो मैंने -3 लिख लिया, लेकिन i का साइन चेंज करें तो ये हो गया -2i, और ये 2i लिखा है ये हो गया -2i, और ये आपका हो गया 3 और -5i। केवल i को आप -i कर दें तो वो हमारा कंजुगेट कहलाता है। इसमें भी पॉइंट नोट कर लीजिए, कुछ इसमें बढ़ रहे हैं पॉइंट, इसलिए पहला पॉइंट ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का दोबारा कंजुगेट कर दिया जाए तो वो लौट के ए बन जाता है, वो लौट के हमारा ए बन जाता है। पहला पॉइंट है कि ए बार को हम कंजुगेट कहते हैं, लेकिन ए बार पर दोबारा बार लगा दें
तो हमारी लौट के वही मैट्रिक्स आ जाती है जो ऑलरेडी पहले थी। इस पे एक बार फिर कर दीजिए तो फिर चिन्ह बदलेंगे, लौट के यही आ जाएगा। पहला पॉइंट हो गया कंजुगेट का। दूसरा पॉइंट लिखिए, के ए का होल बार। दूसरा पॉइंट है के ए का होल बार। तो इसमें के पे भी बार लगेगा और ए पर भी बार लगेगा। जबकि हमने ट्रांसपोज में जब डैश लिखा था तो हमने कहा था के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो के पे डैश नहीं लगाया था। लेकिन हमारा के पे फर्क ट्रांसपोज का नहीं पड़ता है, लेकिन कंजुगेट का तो पड़ेगा। क्या पता अंदर से कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यू हमारी कॉमन आ रही हो, और अगर कॉम्प्लेक्स वैल्यू अंदर से कोई कॉमन आ रही है तो बार लगाएंगे तो जो कॉमन आ रही है उसमें भी आई अगर लिखा है कहीं बाहर तो उसमें भी आई का चिन्ह बदल जाएगा, इसलिए के पर असर पड़ेगा। अगर के इज रियल वैल्यू है, यहाँ पर के रियल वैल्यू हो तो यहाँ पर के पे बार नहीं लगाना है, और अगर के कॉम्प्लेक्स वैल्यू है तो हमें के पे बार लगा देना है। तो हमने के पर बार इसलिए लगा दिया, हम अभी नहीं कह रहे हैं कि हमारी के रियल है या कॉम्प्लेक्स, जैसी भी हो। अगर कॉम्प्लेक्स है तब तो ये बार सही लगा है के पर, और अगर रियल होगी भी तो आपकी प्रॉपर्टी होती है कि के बार बराबर के हो जाता है इन द केस ऑफ रियल वैल्यू ऑफ के, तो वहाँ टेंशन भी नहीं लेना है। तो बार लगा के चलिए, और जब रियल होगा तो फिर बार हटा देंगे, चूंकि कहते हुए कि के बार बराबर के होता है इसलिए। तीसरा पॉइंट, ए बार, मैंने अभी कहा था कि ए बार पर ए बार पर फिर बार लगाएं तब ए होता है, मतलब दो बार इस पे बार लगा दें तब ये होता है, या दो बार कंजुगेट करें तब ये होता है। लेकिन जी ए का एक ही बार कंजुगेट करने पर ए के बराबर हो गया, ऐसा क्यों? इन दोनों में क्या फर्क है? ए बार बराबर ए के तभी होगा जब ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रियल। अगर ए कोई मैट्रिक्स है और उसके इस रियल जैसे एलिमेंट हैं तो उसका जब बार निकालेंगे तो भी एक ही बराबर रहेगा, क्योंकि उसमें जब आई है ही नहीं तो कंजुगेट का असर पड़ेगा ही नहीं। इसलिए अगर रियल एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए आर रियल हैं, तो एक ही बार कंजुगेट करने पर ए आ जाएगा, और अगर कॉम्प्लेक्स होते हैं तो फिर दो बार कंजुगेट करने पर ए के बराबर आता है। ये बात हो गई। अब अगला लिखिए, कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट चौथा पॉइंट था। अब पांचवा पॉइंट लिखिए। आज कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, इसमें परिभाषाएं खत्म हो जाएं तो वही एक्सरसाइज खत्म हो जाती है, क्योंकि जो परिभाषाएं हम आपको जो डेफिनेशंस लिखा रहे हैं उन्हीं को क्वेश्चन में अप्लाई कराना है बस। फिफ्थ पॉइंट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज conjugate transpose of a matrix। इसकी परिभाषा में कुछ नहीं, एक लाइन लिखनी है। द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाई ए स्टार एंड डिफाइंड एज ए स्टार इज इक्वल टू ए बार डैश और ए डैश बार। क्योंकि आप कॉन्जुगेट से परिचित हैं, कॉन्जुगेट का मतलब ए बार, ट्रांसपोज का मतलब होता है कि डैश। तो लिखिए आगे, द कंजुगेट ट्रांसपोज, द कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कंजुगेट कह दो, आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता।
ट्रांसपोज, द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स A is denoted by A star and defined as A star is equal to A conjugate transpose अथवा A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ये इसकी परिभाषा हो गई। A स्टार कैसे बनाएंगे? A पर पावर के रूप में पहले प्लस लगाएं और प्लस के ऊपर इनटू लगा दें मल्टीपल, तो स्टार हम संकेत बना लेते हैं स्टार का। तो ए स्टार को हम कंजुगेट ट्रांसपोज को हम ए स्टार से डिनोट करते हैं और ए स्टार की वैल्यू क्या होती है? ए स्टार मीन्स है कंजुगेट ट्रांसपोज। तो ए स्टार इज इक्वल टू कंजुगेट का मतलब ए बार और ट्रांसपोज का मतलब डैश। ए बार पहले कहें तो डैश बाद में, या फिर ए डैश पहले कहें तो ये बार बाद में एक ही बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने कुछ भी लिख लीजिए, हमें ए स्टार निकालना है बस। जैसे मैंने 5 लिख लिया, 2 + 3i लिख लिया, 1 - i लिख लिया और ये लिख लिया 2 + i। अब हम इसका कंजुगेट, पहले कंजुगेट निकालिए। ए बार इज इक्वल टू, इसका कंजुगेट निकालें तो ए बार इज इक्वल टू, कंजुगेट करिए क्या होगा? कंजुगेट आई का चिन्ह बदल दीजिए तो 5, ये हो गया 2 - 3i और ये हो गया आपका 1 + i और ये 2 - i, ये हो गया कंजुगेट। इसी कंजुगेट का ट्रांसपोज मीन्स डैश और कर दिया जाए, तब क्या बनेगा? डैश क्या होता है कि जो कंजुगेट आपने निकाला ये और उसका हम ट्रांसपोज मीन्स डैश कर दें तो इस रो को कॉलम बना दो। क्या बना? 5 और 2 - 3i, 5 2 - 3i कॉलम बना दिया। और ये जो रो लिखी है 1 + i, इसे भी कॉलम बनाइए 1 + i और ये 2 - i। ये जो निकल के आया, हमने क्या क्या किया इसमें? पहले तो ए का मैंने कंजुगेट किया ए बार और फिर उस ए बार का ट्रांसपोज कर दिया तो क्या बन गया? ए बार डैश। और जो ए बार डैश बन गया इसी को हम ए स्टार कहते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कंजुगेट ट्रांसपोज। अगली हेडिंग है हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हम आपकी सभी परिभाषाएं एक एक लाइन में, भाषा नहीं लिखेंगे हम इसकी, भाषा तो आप किताब में देख के भी लिख सकते हैं। हम हर परिभाषा का सेंस लिखेंगे। जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है ये बताना है केवल। तो पॉइंट नंबर है 6, पॉइंट नंबर है 6, हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? यहाँ लिख लीजिए कि जो अभी मैंने आपको ए स्टार निकालना सिखाया, ए स्टार की वैल्यू अगर ए के बराबर आ जाती है तो इसे हम हर्मिशियन कहते हैं। आपको इतना पॉइंट याद करना है। भाषा लिखाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भाषा तो आप किताब से भी लिख सकते हैं क्योंकि हेडिंग में पर भाषा लिखी होगी 1-2 लाइन, लेकिन उसका जो सार क्या बनता है वो हम आपको लिखा रहे हैं। अगर कहते हैं कि हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या है
तो आप कह देंगे ए स्टार बराबर ए के आ जाना चाहिए। ए कोई मैट्रिक्स है, उसका करिए कंजुगेट और फिर करिए ट्रांसपोज, और ये दोनों काम करने के बाद लौट के जो मैट्रिक्स ए दी थी उसी जैसी लौट के आ जाती है। तो हम कह सकते हैं गिवन मैट्रिक्स इज हर्मिशियन मैट्रिक्स। सातवां पॉइंट स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्टार की जो वैल्यू है, ए स्टार की जो वैल्यू है वो ए के बराबर तो आ जाए, लेकिन माइनस कॉमन लेने पर इसे कहते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। आठवां पॉइंट आज परिभाषाएं खत्म हो रही हैं, कल आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, आपका तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा। आठवां पॉइंट है आपका हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गई, हर्मिशियन हो गया, स्क्यू हर्मिशियन हो गया, सभी परिभाषाएं खत्म कर देते हैं। अब लिखिए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट TENT मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है? सार लिखें इसका, ए स्क्वायर बराबर ए के आ जाए। कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका स्क्वायर करिए, ए का ए में गुणा, और ए का ए में गुणा करने के बाद भी आ जाए ए के बराबर ही, उसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के बाद है अपना निलपोटेंट मैट्रिक्स। नवा पॉइंट निलपोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट का अर्थ ही निल से हो गया, तो जो ए स्क्वायर बराबर ए के आ रहा था, जो ए स्क्वायर बराबर ए के आ रहा था, वो ए पे पावर एम लिखना बराबर, लेकिन ए के नहीं, निल में शून्य, जीरो मैट्रिक्स। अब आप हमें पूछेंगे कि यहाँ ए स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? मैंने ए स्क्वायर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि निलपोटेंट मैट्रिक्स जो होती है वो ऑर्डर 2 की भी होती है, निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है, m की भी हो सकती है। तो मैंने जनरल फॉर्म में a पे पावर m बराबर o लिख लिया। o मीन्स है जीरो मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारी a कोई मैट्रिक्स है, अगर हमारी a कोई मैट्रिक्स है तो हम उसका a स्क्वायर करें तब o आ जाए, o मीन्स जीरो मैट्रिक्स हो जाए। हो सकता है ए स्क्वायर न करने पर ए क्यू करें तब जीरो आ रहे हों, लेकिन ओ मैट्रिक्स का मतलब जानते हैं आप? ओ मैट्रिक्स का मतलब है जीरो मैट्रिक्स, और जीरो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। शर्त है जो नहीं कि कुछ जीरो है कुछ मान है और तुम कहोगे हो गई जीरो मैट्रिक्स। नो, ऑल एलिमेंट्स आर द मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। तो कुल मिला के मुझे जीरो मैट्रिक्स लानी है।
तो हम निलपोटेंट मैट्रिक्स कह देंगे अगर जीरो आ जाए। ये जीरो क्या हो सकता है? हो सकता है ए का ए में गुणा एक बार करें तो ए स्क्वायर पे जीरो हो जाए, हो सकता है ए क्यू निकालने पर जीरो हो जाए, हो सकता है ए पे पावर 4 करने पर जीरो हो जाए। तो हमारी निलपोटेंट का मतलब जीरो तो होना है, लेकिन कितने पर जाके हुआ? अगर ए स्क्वायर करने पर, अगर हमारा ए स्क्वायर करने पर ओ आ रहा है तो इसको कहेंगे निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 2 की निलपोटेंट। अगर ए क्यू करने पर ओ आ रहा है तो इसे कहेंगे ऑर्डर 3 की निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और ए पे घात 4 करने पर ओ आ रहा है तो हम कह देंगे द गिवन मैट्रिक्स इज निलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 4। तो निलपोटेंट ऑर्डर 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है और m की भी हो सकती है। इसलिए मैंने इसकी जनरल फॉर्म m के पदों में लिख दी है। तो a पे पावर m बराबर o। नवा पॉइंट हो गया निलपोटेंट, नवा पॉइंट हो गया निलपोटेंट। अब है इनवोल्यूटरी, 10वां पॉइंट यही ले लीजिए। इनवोल्यूटरी TORY, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। अगर ए स्क्वायर बराबर ए के आता है तो आइडेम्पोटेंट, ए स्क्वायर या ए क्यू या ए पे पावर m बराबर ओ के आता है तो निलपोटेंट। और ए स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है 1 0 0 1 वाली ऐसी आ जाती है तो इसे हम इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं। अगला पॉइंट है 11वां, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की परिभाषा क्या है कि ए में मल्टीपल करें ए के ट्रांसपोज का या ए के ट्रांसपोज में मल्टीपल करें ए का तो ये बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई आ जाना चाहिए। नो आई बराबर आ जाना चाहिए, इज इक्वल टू आई। कहने का मतलब ए डैश करें या फिर या तो हम ए डैश करें या हम बी डैश ए डैश करें या ए डैश ए लिखें और बराबर आई के आ जाता है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए का ट्रांसपोज में ए का मल्टीपल करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यदि आ जाती है। तो इस प्रकार से अगर कंडीशन को इसको फॉलो कर जाए तो गिवन मैट्रिक्स जो ए थी हमारी वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। कब? जब ए इंटू ए का डैश या ए डैश इंटू का मतलब मल्टीपल करें ए में और हल करने पर क्या प्राप्त हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए तो उसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लास्ट यूनिटरी मैट्रिक्स, 12वां पॉइंट है लास्ट, यूनिटरी TARY है, यूनिटरी मैट्रिक्स। ये क्या होती है? थोड़ा सा फर्क है। जो ए इंटू ए डैश लिखा था वो यहाँ पर ए इंटू ए स्टार चलेगा। यहाँ पर केवल ट्रांसपोज था, यहाँ पर कंजुगेट एंड ट्रांसपोज दोनों होंगे और कंजुगेट और ट्रांसपोज दोनों को मिला के हम ए स्टार से डिनोट करते हैं। तो ए इंटू ए स्टार इज इक्वल टू ए स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आई। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? ए इंटू ए स्टार अथवा ए स्टार इंटू ए और इज इक्वल टू करके दिखाएंगे हम ये सब चीज़ें। अगर इस कंडीशन को कोई मैट्रिक्स ए फॉलो कर रही है तो उस ए मैट्रिक्स को हम यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। इस तरह से इस चैप्टर की सभी परिभाषाएं आपकी ख़त्म हो चुकी हैं। कल जो है इस चैप्टर को ही हम ख़त्म कर देंगे। जो हमने 12 आपको परिभाषाएं लिखाई हैं, ये 12 डेफिनेशंस हैं। अच्छा, इसको चैप्टर का नाम था डेफिनेशन कंटिन्यूड, परिभाषाएं लगातार।
तो ये आपकी लगातार परिभाषाएं चल रही थी अभी तक। 12 हमारी परिभाषाएं कंप्लीट हो गई। इन 12 परिभाषाओं के ऊपर कल आपकी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे और तीसरा चैप्टर शुरू हो जाएगा परसों से।